हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी लोग का एलडी स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो पिछले दिनों से कल से यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का एटम एंड मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्कस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या डिस्कस कर रहे हैं? एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु तथा अणु। क्या कहते हैं? परमाणु तथा अणु। अब इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें जानी थी। हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था कि परमाणु क्या होता है तथा अणु क्या होता है। हमने इसके बारे में जाना था कि जो महर्षि कनाड हमारे भारत के महान दार्शनिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, इसकी खोज की थी लगभग 500-700 साल पहले। किनकी? कौन? महर्षि कनाड, जिन्होंने किसकी खोज की थी? परमाणु की खोज की थी। उसके बाद आए थे क्रियोटी लुईसिपस, जिन्होंने यानी इसको एटॉमस नाम इंग्लिश में दिया, जिसे कह सकते हैं अविभाज्य परमाणु, यानी कि वो अब उसका विभाजन नहीं हो सकता। सबसे छोटी इकाई किसी भी पदार्थ की, सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन ही नहीं हो सकता और वो टुकड़ों में नहीं फूट सकती या नहीं टूट सकती, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इतना हम लोगों ने कल की वीडियो में जाना था। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना था कि महर्षि कनाड जो हैं, इनका सब सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। फिर उसके बाद आए थे क्रियोटी लुईसिपस, जिन्होंने इसका नाम एटॉमस दिया था इंग्लिश में और हिंदी में अविभाज्य परमाणु के नाम से। फिर उसके बाद जो है हमारे आते हैं जॉन डाल्टन सर, जिन्हें हम फादर ऑफ परमाणु कहते हैं। उन्होंने क्या किया था? इसका नाम एटम्स रखा था और इसकी कंप्लीट परिभाषा उन्होंने दी थी, ऐसा हम लोग कहते हैं। उन्होंने आगे थ्योरी भी दी हुई है, जॉन डाल्टन थ्योरी, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इतनी सारी कुछ चीज़ें हम लोग पढ़े थे, तो उसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बाकी तुम लोग भी रिवीजन करते रहो यार अच्छे से। आप लोग का सिलेबस जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म किया जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर के कुछ ही दिन बाद, मतलब 15 जनवरी तक आप लोग का सारा सिलेबस साइंस का कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी है अच्छे से। फिर उसके बाद आप लोग की रिवीजन क्लासेस चलेंगी, 1 शॉर्ट वीडियो, तो आप लोग की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो हाँ, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कौन थे? महर्षि कनाड। महर्षि कनाड के बाद जो है आए थे लुईसिपस आए थे, ठीक। उसके बाद आए थे जॉन डाल्टन। कौन आए थे? जॉन डाल्टन्स। इसको इंग्लिश में लिख दिया क्या? एक मिनट, दिख रहा है? हाँ। इसके बाद आए थे कौन? जॉन डाल्टन सर आए थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तीनों ने काम एक ही किया। क्या किया? तीनों ने काम एक ही किया, लगभग ऐसा कह सकते हैं कि तीनों ने काम क्या किया? एक ही किया, और वो किया परमाणु की खोज। माना जाए तो महर्षि कनाड जी ने परमाणु की खोज की थी। थोड़ा बहुत सुधार इन्होंने कर दिया, जो बचा कुचा था इन्होंने कर दिया, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ परमाणु भी कहते हैं, डाल्टन सर को। और इन्होंने थ्योरी भी दी हुई है, डाल्टन्स थ्योरी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। उनकी लिमिटेशन भी कुछ, जो भी ये कमी है वो सब पढ़ेंगे। किनकी? जॉन डाल्टन्स की। तो उसके बाद हम लोगों ने इतना कुछ डिस्कस किया था। हमने अणु के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक। अब उसके बाद आता है हम लोग का परमाणु की परिभाषा। इसको भी रफ कर देते हैं। क्या आता है? परमाणु की परिभाषा। इसको परिभाषित करते हैं, किसको? परमाणु को। किसी भी पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, या सबसे छोटा कण, कुछ भी कह सकते हैं आप। इस सबसे मैं ईजीएस्ट वे में लिखता हूँ, सबसे सरल, जिससे आपको चीज़ें समझ आ जाए। हो सकता है ये बुक में ना हो सकता, थोड़ा सा वैज्ञानिक तौर की परिभाषा ना लगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, आप कंसेप्ट समझ जाएंगे, तो आप लिख भी लेंगे अच्छे से अपने एग्जाम में। तो किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई या कण को हम लोग क्या कहते हैं? को हम लोग परमाणु कहते हैं।
ठीक, परमाणु कहते हैं। ठीक, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई या कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इतना हमने कल के वीडियो में बताया, इतना आज भी। अणु आता है उसके बाद। अणु क्या होता है? देखो, किसी भी तत्व के, किसी भी तत्व के सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। किसी भी तत्व के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अणु कहते हैं। ठीक, और अणु जो है, परमाणु के छोटे छोटे कण मिलकर ही क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ठीक, परमाणु के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण मिलकर क्या करते हैं? अणु बनाते हैं। अणु बनाते हैं। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है कि परमाणु के छोटे छोटे कण मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो ये हम लोग समझ चुके हैं परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। पर किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, एकदम से छोटी कि उससे ज़्यादा वो टूट नहीं सकता, वो क्या होता है? परमाणु होता है। वो किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई अणु होता है, जो कि परमाणु के कुछ टुकड़े मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? अणु का निर्माण कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसका संरक्षण का नियम। तो आर्तुआ एल लुईस जो एक वैज्ञानिक थे, कौन? आर्तुआ ला लुईस एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 2 नियम दिए थे। क्या दिए थे? 2 नियम दिए थे। एक दिए थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा निश्चित अनुपात का नियम। ये दिए थे निश्चित अनुपात का नियम। ठीक, कौन? आर्तुआ ला लुईस या आर्तुआ एल लुईस को पढ़ते हैं। इन्होंने 2 नियम दिए थे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था तथा दूसरे दिए थे निश्चित अनुपात का नियम। अब इस दोनों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो आइए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंदर क्या है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसका सिर्फ परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा इन्होंने कौन नियम दिया था? आर्तुआ एल लुईस ने। सॉरी, नाम बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, पता नहीं विदेशी लोग नाम क्या सोच के रखते हैं। तो इन्होंने इसका नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इन्होंने इसमें कहा था कि द्रव्यमान को न बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, ना विनाश किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, ना विनाश किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है। इसका सिर्फ क्या किया जा सकता है? इसे परिवर्तित कर सकते हैं।
इसे सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं, इसे सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, इन्होंने नियम दिया था कि द्रव्यमान को न बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। इन्हें सिर्फ एक ये कह सकते हो कि वॉल्यूम कैन नादर बी क्रिएट नार बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब न इसे बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, बस क्या किया जा सकता है, इसे परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझो। जैसे मान लो हमारा क्या है, इसको रफ कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे मान लो हमारा क्या है, CO2 है, क्या है, CO2, ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब मान लो C का जो है कितना होता है द्रव्यमान 12, O का कितना होता है 16, यहाँ पे 2 है तो 16 × 2, ठीक है, प्लस, या ऐसे समझो कि C है प्लस O है और 2 है, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है 12 प्लस इसमें कितना 2 है तो 2 × इसका द्रव्यमान कितना होता है 16। तो जब ये बराबर बनेगा, ये कितना बनेगा CO2 बनेगा, तो C कितना हो जाएगा 16 × 32, 32 10 42 2 44। तो इसमें देखो जो इसका द्रव्यमान था इसका क्या हुआ, ये परिवर्तित हो गया, मतलब जब CO2 बना तो इसी में जुड़ गया, ना तो ये नष्ट हुआ ना तो इसमें नया कुछ बना। तो यही बेसिकली इस नियम में कहा गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है कि जो द्रव्यमान है उसे आप बना नहीं सकते, ना कि नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ बदल सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे कि उदाहरण से समझो कि C का द्रव्यमान कितना हो गया 12 हो गया, O का कितना हो गया 16 हो गया, यहाँ पे 2 O है तो ये गुणा हो जाएगा, तो कितना जाएगा CO2 कितना निकल के आएगा 44 निकल के आएगा, ठीक। तो इसके हम लोग क्या कर लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को के तत्व कर लो, किसी भी तत्व के द्रव्यमान को किसी भी तत्व के द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना तो उसका विनाश किया जा सकता है, ना तो उसका विनाश किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है ना तो उसका विनाश किया जा सकता है, सिर्फ उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक। तो ये हुआ हमारे द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया कि किसी भी तत्व के द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, ना उसका विनाश किया जा सकता है, कुछ भी, सिर्फ उसमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं हम लोग कि C + O2 = CO2। C का द्रव्यमान कितना है 12 प्लस इसमें O 2 हैं तो 2 × इसका द्रव्यमान कितना है 16 बराबर 44, ठीक है। क्लियर है सब कुछ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है 2 नंबर 1 नंबर में, तो इसको आप लोग को आसानी से कर लेना है बिना घबराए हुए, कंसेप्ट एकदम अपना क्लियर रखते हुए। किसको, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को इन्होंने इसको दिया किसने, वो भी मैं बता चुका हूँ।
अब जो दूसरा था वो था निश्चित अनुपात का नियम। दूसरा था क्या था, इसको भी रफ कर देते हैं। निश्चित अनुपात का नियम क्या था? निश्चित अनुपात का नियम। सॉरी यार, आँख में थोड़ा चाक पड़ गई है। अब निश्चित अनुपात का जो नियम है, इसके अंतर्गत क्या है कि जैसे मान लो कोई भी तत्व हैं, कोई भी पदार्थ हैं जो दो से जैसे मान लो कि ये H2O है, तो इसका जो अनुपात होगा 1:, इसका कितना होता है? 16 होता है ना, 8। जैसे मान लो क्या हो गया, ये 1 है, 2 है, 2:2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कितना है? 16 होता है इसका। तो ऐसे होगा, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1, इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि कोई भी तत्व जो भी हैं, जैसे मान लो हमने क्या ले लिए H2O, जिनका क्या होता है, इसमें दिया गया था कि इसका अनुपात हमेशा समान रहता है। इसका जो फार्मूला है निश्चित अनुपात के नियम का, कि कोई भी तत्व है, कोई भी पदार्थ है, तो उसका अनुपात का जो रहेगा, उसका रेशियो जो रहेगा उसमें मिले हुए पदार्थों को क्या रहेगा? हमेशा समान रहेगा, स्थिर रहेगा, या कह सकते हैं कि स्थिर निश्चित अनुपात का नियम भी से बोल सकते हैं। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, उसका रेशियो हमेशा उतना ही रहेगा। तो ठीक इसमें बेसिकली ये चीज़ है। तो इसके हम लोग परिभाषा लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग समझेंगे कि किसी भी तत्व हो या मिश्रण हो, किसी भी तत्व का जो अनुपात रहेगा, किसी भी तत्व का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। किसी भी तत्व का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो इस जो स्थिर निश्चित अनुपात का जो नियम है क्या रहेगा कि निश्चित अनुपात, यानी कि उसका अनुपात क्या रहेगा? हमेशा निश्चित ही रहेगा, भले चाहे किसी भी सिमिलर कंडीशन में हो, कोई दूसरी कंडीशन में भी होगा, लेकिन उसका अनुपात क्या रहेगा? हमेशा निश्चित रहेगा। तो ये मतलब ये जो निश्चित अनुपात का नियम जो इसमें दिया गया था आत्मा या लुईस द्वारा, उन्होंने इसमें ये बताया था कि कोई भी जैसे मान लो तत्व है, तो उसका क्या जो अनुपात रहेगा? हमेशा निश्चित रहेगा। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे मान लो क्या है? H2O, H होता है हाइड्रोजन, O होता है ऑक्सीजन, ये H2 क्या होता है? ये होता है वाटर, वो पानी का फार्मूला ही है। ठीक, अब H का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। अब 1 के साथ इसमें +2 इंटू कर दोगे 2, क्योंकि 2 है, प्लस वो कितना होता है? 16 होता है। ठीक, ये बनाता क्या है? H2O बनाता है। तो इसमें कितना हो गया? 2 हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ठीक, क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। H2 इसका कितना हो गया? 2 हो गया, और इसका कितना हो गया? अनुपात 16 हो गया, क्योंकि हम लोग इसमें किसको ले रहे हैं? अनुपात में। तो इसका कितना अनुपात है? 2:16 है। तो इसको हम थोड़ा सा सरलीकरण कर देंगे और इसको काट पीट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो जब H2O का रेशियो क्या है? कितना है? 1:8। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो इसका अनुपात निकल के आया है, ये हमेशा स्थिर रहेगा। हर कंडीशन में इसका जो अनुपात है, जो इसका रेशियो है 1:8, ये क्या रहेगा? हमेशा स्थिर रहेगा। ये कहा गया था निश्चित अनुपात के नियम में। ये चीज़ या आत्मा या लुईस सर ने ये चीज़ कहा था, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का आप लोग को बताया ही। ठीक है, तो 2 चीज़ जाने हम लोग। पहला चीज़ था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया था कि द्रव्यमान को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। और स्थिर या निश्चित अनुपात का जो नियम था, उसमें ये बताया गया था कि कोई भी तत्व उसका अनुपात क्या होता है? हमेशा स्थिर होता है। जैसे कि हमने H2O का एग्जाम्पल लिया,
और उसमें देखा कि इसका एक रेशियो 8 आ रहा है, तो ये हर कंडीशन पे इसका क्या है, ये निश्चित है, ये फिक्स है। ऐसा उन्होंने क्या किया था, नियम दिया था, आत्मा या लुईस सर ने, ठीक, 1800 कुछ ईस्वी में उन्होंने ऐसा नियम दिया था। ठीक, तो आज की क्लास क्या करते हैं हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए। देखिए, किसी के रोकने से हम लोग को कभी रुकना नहीं है। इंस्टाग्राम पे मेरे SMS की थी एक लड़की ने कि सर मैं आर्ट लेना चाहती थी, वो सॉरी सर मैं साइंस लेना चाहती थी और मुझे आर्ट लेना पड़ रहा है। तो इस पर एक कहानी याद आती है कि जो बाज होता है ना, बाज, एक कौवा एक ऐसा मात्र पक्षी है जो बाज के कंधे पे बैठकर उसे टोंच मारता रहता है, लेकिन बाज क्या करता है, हमेशा अपनी उड़ान इतनी ऊपर कर देता है कि कौवे को सर्वाइवल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए, और वो अपने छोड़ देता है। तो अपने से छोटों से कभी लड़ना नहीं है, सिर्फ अपने टारगेट पे हमको क्या करना है, फोकस करना है कि हमको करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये हमेशा हमारा फिक्स रहना है। तो अच्छे से चीज़ें पढ़िए, रिवाइज कीजिए, कोई भी डाउट हो उसको कमेंट करिए।